जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शर्मा एकेडमी 2.0 में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लेकर आ गए हैं बायोलॉजी का मस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो टोटल 50 क्वेश्चन है और आपके बोर्ड एग्जाम में सीधे सीधे यहीं से क्वेश्चन आएंगे। तो दोस्तों, देर न करते हुए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हमेशा की तरह आपसे विनम्र निवेदन है कि अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन को दबाना न भूलें और वीडियो को शेयर करना भी न भूलें। ठीक है, तो देर न करते हुए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। ध्यान से देखेंगे, जितने भी प्रश्न हैं ये सारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका पहला क्वेश्चन है, समजात अंग तथा समरूपी अंग की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर है समजात अंग। ठीक है ना, समजात अंग का यहाँ आंसर देखेंगे। देखिए दिया है, ऐसे अंग जो मूल रचना एवं उद्भव के समान होते हैं लेकिन अलग अलग कार्य करने के लिए अनुकूलित होने के कारण भिन्न दिखलाई देते हैं, समजात अंग कहलाते हैं। ठीक है, जैसे चिड़िया के पंख, चमगादड़ के पंख, घोड़े की अगली टांग और मानव का हाथ समजात अंग है, लेकिन अलग अलग कार्य करने के कारण इनकी रचना भिन्न भिन्न हो गई। ठीक है, उसके बाद है समरूपी अंग, ऐसे अंग जो समान कार्य के लिए उपयोजित हो जाते हैं तथा समान से दिखाई देते हैं, परंतु मूल रचना और भ्रूणीय परिवर्धन में भिन्न होते हैं, समरूप अंग कहलाते हैं। जैसे तितली, पक्षियों तथा चमगादड़ के पंख उड़ने का कार्य करते हैं और देखने में एक समान लगते हैं, परंतु इन सभी की उत्पत्ति अलग अलग ढंग से होती है। ठीक है ना। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है आपके, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट वीडियो को पॉज करके ले सकते हैं। ठीक है ना। दूसरा है, जैव परवलीकरण का क्या अर्थ है, व्याख्या कीजिए। उत्तर है इसका, उन्नत खाद्य गुणवत्ता रखने वाली फसलों में पादप प्रजनन को जैव परवलीकरण कहते हैं। इसके द्वारा प्राप्त जैव पुष्टिकारक विटामिन, खनिज, प्रोटीन तथा स्वास्थ्यवर्धक वसा वाली प्रजनित फसलें जन स्वास्थ्य को सुधारने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रायोगिक माध्यम होती है। उन्नत पोषक गुणवत्ता के लिए निम्न को सुधारने के उद्देश्य से प्रजनन किया गया है, प्रोटीन अंश तथा गुणवत्ता, दूसरा है तेल अंश तथा गुणवत्ता, और तीसरा है विटामिन अंश, और चौथा है सूक्ष्म पोषक तथा खनिज अंश। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपके, तीसरा प्रश्न है, परजीवी जंतु क्या है, इसके लाभ बताइए। ठीक है, तो देखेंगे, ऐसे जंतु जिनके डीएनए में परिचालन द्वारा एक अतिरिक्त जीन व्यवस्थित होता है जो लक्षण व्यक्त करता है, उसे परजीवी जंतु कहते हैं। ट्रांसजेनिक जंतु के लाभ। ठीक है ना, आणविक फार्मिंग में ट्रांसजेनिक की भूमिका और फार्मिंग में परजीवी जंतु के दुग्ध भोजन और मूत्र से अनुपयोगी प्रोटीन को पृथक कर उन्हें जैविक क्रियाओं में प्रयोग किया जाता है। दूसरा है, रोगों और जीन उपचार का अध्ययन। अनेक परजीवी जंतु निम्नलिखित तथ्यों के बारे में जानकारी उपलब्ध कराते हैं। जैसे पहला है, जीन किस प्रकार रोग के प्रसार में अपना योगदान करते हैं। दूसरा है, संवर्धित स्तनधारी कोशिकाओं के ट्रांसजेनिक कैंसर की पहचान तथा जीन उपचार में प्रयोग होते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट 4 नंबर प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह, ग्रीन हाउस डिफेक्ट किसे कहते हैं। ठीक है ना, सॉरी, ग्रीन हाउस इफेक्ट किसे कहते हैं, स्मोग का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, उत्तर देखेंगे, ग्रीन हाउस इफेक्ट, CO2 पूर्ण रूप से क्षोभ मंडल तथा सीमित रहती है, इसीलिए इसकी उच्च सांद्रता गंभीर प्रदूषक की भांति कार्य करती है। सामान्य अवस्था के अंतर्गत पृथ्वी की सतह पर तापमान पृथ्वी पर पड़ने वाली सूर्य किरणों के ऊर्जा संतुलन और ऊष्मा द्वारा ठीक बना रहती है। CO2 की यह मोटी परत इस प्रकार ग्रीन हाउस के शीशे की भांति कार्य करती है और सूर्य के प्रकाश को आर पार
होने देती है किंतु ऊष्मा को बाह्य आकाश में पुनः विकृत होने से रोकती है। इस प्रक्रिया को ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। अब देखेंगे स्मॉग। स्मॉग धूम कोहरा, धुआं एवं कोहरा दोनों से मिलकर बना होता है। स्वचालित वाहनों के इंजन में नाइट्रोजन के अपूर्ण आयनीकरण से नाइट्रस ऑक्साइड उत्पन्न होता है। नेक्स्ट प्रश्न है 5 नंबर, पर परागण के लाभ बताइए। इसका उत्तर है कि पर परागण के निम्नलिखित लाभ हैं। पहला है, पर परागण के द्वारा जातियों में नए नए लक्षणों का विकास होता है। दूसरा है, पर परागण से उत्पन्न बीज संकर ओज वाले होते हैं जिनसे उत्पन्न पौधे सुंदर, मजबूत तथा स्वस्थ होते हैं। तीसरा है, बीज और फल अधिक संख्या में बनते हैं। चौथा है, विकास एवं अनुकूलन की अधिक संभावना होती है। नेक्स्ट है आपका 6 नंबर, आनुवांशिक कूट की 4 विशेषताएं बताइए। उत्तर है कि आनुवांशिक कूट के निम्नलिखित 4 विशेषताएं हैं। पहला है, कूट त्रिक होते हैं अर्थात प्रत्येक अमीनो अम्ल 3 नाइट्रोजन क्षार का बना होता है। दूसरा है, कूट कोमा रहित होता है। और तीसरा है, कूट अपहासित होता है अर्थात एक अमीनो अम्ल के लिए एक से अधिक कोडोन हो सकते हैं। और चौथा है, कूट संदिग्ध होता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके 7 नंबर। 7वां प्रश्न है, सहगलनता क्या है, इसकी खोज किसने की थी। उत्तर है इसका, गुणसूत्रों पर जीन रेखीय क्रम में लगे होते हैं। गुणसूत्रों पर लगे इन जीनों का एक साथ जाना सहगलनता कहलाता है। जो जीन एक दूसरे के बहुत समीप होते हैं उन्हें सहगलनता अधिक होती है। सहगलनता की खोज सटन ने की थी। ठीक है। नेक्स्ट 8 नंबर प्रश्न है। 8वां प्रश्न है, प्रजनन पृथक्करण क्या है। उत्तर है इसका, एक ही जाति के जीवधारियों के बीच निर्विहीन प्रजनन के फलस्वरूप जाति के जीन पूल में जिनका एक स्वतंत्र प्रवाह बना रहता है, परंतु जो विभिन्न जातियों के फूलों के बीच यह प्रवाह नहीं होता है। दोनों विभिन्न जातियों के बीच प्रजनन में अवरोध कारकों को पृथक्करण क्रिया विधि या संकर अवरोध कहते हैं। नेक्स्ट 9 नंबर प्रश्न है, हरित क्रांति से क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ध्यान से देखेंगे। हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं। ठीक है। उत्तर है इसका, हरित क्रांति खाद्यान्नों के उत्पादन की अधिकतम वृद्धि से संबंधित है। यह केवल राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं बल्कि निर्यात से भी संबंधित है। खाद्यान्नों के वृद्धि के अतिरिक्त हरित क्रांति का आधारभूत उद्देश्य खेती युक्त भूमि का क्षेत्रफल बढ़ाना, उत्तम प्रबंधन के तौर तरीकों को बढ़ाना तथा आनुवांशिक रूप से उच्च जातियों का प्रयोग करना है। हरित क्रांति पादप प्रजनन तकनीकी पर गेहूं, धान तथा मक्का आदि की उच्च प्रजातियों के उत्पादन तथा रोग निरोधक किस्मों के विकास के लिए आश्रित थी। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके 10 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन है आपके, मधुमक्खी पालन का संक्षेप में वर्णन करें। ठीक है। उत्तर है इसका, शहद के उत्पादन के लिए मधुमक्खी के छत्तों का रखरखाव मधुमक्खी पालन अथवा मौन पालन कहलाता है। ठीक है। शहद के उच्च पोषक मान तथा उसके औषधीय महत्व के कारण मधुमक्खी के पालन का हमारे दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। मधुमक्खी मोम भी पैदा करती है जिसका कार्तिक वर्धक वस्तुओं की तैयारी तथा विभिन्न प्रकार के पालिक वाले उद्योगों में प्रयोग किया जाता है। मधुमक्खी हमारे बहुत से फसलों जैसे सूर्यमुखी, सरसों से तथा नाशपाती के लिए परागकण है। ठीक है। नेक्स्ट 11 नंबर प्रश्न है आपके, हीमोफीलिया को ब्लीडर्स क्यों कहते हैं। ठीक है ना। देखिए उत्तर, यह आनुवांशिक रोग है जो जीन में गड़बड़ी के कारण होता है। इस रोग में साधारण कटने पर भी काफ़ी रक्तस्राव होता है। हीमोफील लोगों में रक्त में जमने में 1 से 24 घंटे का वक्त लग जाता है, अतः इसे ब्लीडर्स रोग भी कहते हैं। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन है, टेस्ट ट्यूब बेबी किसे कहते हैं। ठीक है। इसका उत्तर है, टेस्ट ट्यूब बेबी पात्रे निषेधन का एक उदाहरण है। इसमें अंडों का निषेचन शरीर के बाहर होता है।
फिर जाइगोट को 8 कोषीय भ्रूण तक विकसित कर माता के शरीर में फैलोपियन ट्यूब में प्रवेश किया जाता है, जहां भ्रूण का आगे का विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके हैं 13 नंबर। क्वेश्चन नंबर 13 है, एड्स के 2 लक्षणों की विवेचना करें। ठीक है, तो इसके 2 लक्षण है। पहला है एक प्रकार का फेफड़ा का रोग हो जाता है और दूसरा है त्वचा का कैंसर हो जाता है। नेक्स्ट 14 नंबर प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, अंड जनन से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर है अंडाशय के डिंब कोशिका का अगुणित अंड कोशिका में परिवर्तन को अंड जनन कहा जाता है। नेक्स्ट है 15 नंबर प्रश्न है आपके, अंतः प्रजनन क्या है? आनुवांशिकी रूप से समान जीवों के बीच जब प्रजनन होता है तो इसे अंतः प्रजनन कहते हैं। अतः प्रजनन के कारणों आबादी में अच्छी जीवन की बढ़ोतरी होती है। नेक्स्ट प्रश्न है 16 नंबर। 16 नंबर प्रश्न है आपके, मानव लिंग निर्धारण कैसे होता है या लिंग निर्धारण से आप क्या समझते हैं? इसके पूछने का 2 तरीका हो सकता है। ठीक है ना, पहला तरीका है कि मानव लिंग निर्धारण कैसे होता है और दूसरा है लिंग निर्धारण से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर है इसका, मानव का लिंग निर्धारण XY प्रकार से होता है। कुल 23 जोड़े क्रोमोसोम में से 22 जोड़ा नर और 1 जोड़ा मादा में होता है। नर में X के अतिरिक्त 1 क्रोमोसोम होता है जो नर लक्षण का निर्धारण करता है और मादा में X क्रोमोसोम का 1 जोड़ा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन है, जीवों में अलैंगिक जनन के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। उत्तर है इसका, जीवों में प्रजनन की वह विधि है जिसमें एक जनक से नई व्यक्ति का जन्म होता है, अलैंगिक जनन कहा जाता है। इसमें जनन कोशिकाओं का निर्माण एवं संलयन नहीं होता है। नेक्स्ट है 18 नंबर क्वेश्चन, मोनोकार्पिक फलों को लिखें। उत्तर है इसका, वह सत्य फल जिसका विकास एक कार्पिल से होता है मोनोकार्पिक फल कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन है आपके, कार्पस ल्यूटिम किस प्रकार का बनता है? उत्तर है इसका, अंड उत्सर्ग के पश्चात ग्रेन्युलोसा कोशिका तथा अंतराली कोशिका एक शंकुकार कोशिकाओं का बड़ा पीला पिंड बनाती है जिसे कार्यस ल्यूटिम कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपके 20 नंबर, जलोभिद, मरोभिद तथा समोद्भिद के बारे में लिखें। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे जलोभिद के बारे में। जलोभिद पादप जो केवल जल या अधिक नम मिट्टी में वृद्धि करते हैं जलोभिद कहलाता है, जैसे कमल, जलकुंभी। दूसरा है इसमें मरुभिद, पादप जो केवल अधिक ताप या गर्मी में वृद्धि करते हैं मरुभिद कहलाते हैं, जैसे नागफनी। उसके बाद है समोभिद, वे स्थलीय पादप जो न तो विशेष सूखे और न तो विशेष नम वातावरण के लिए अनुकूल हैं, जिन्हें वृद्धि के लिए साधारण जल की आवश्यकता होती है, समोद्भिद कहलाता है। ठीक है ना, और नेक्स्ट प्रश्न है आपके 21 नंबर। 21 नंबर क्वेश्चन है आपका, शुक्राणु जनन एवं अंड जनन के अंतर स्पष्ट करें। ठीक है, तो इसका उत्तर है शुक्राणु जनन। ठीक है, वृषण में शुक्राणु की क्रिया शुक्राणु जनन कहलाता है। दूसरा है ये अनेकों की संख्या में निर्मित होती है। और नेक्स्ट आपका यहाँ पर 2 नंबर में है अंड जनन। ठीक है, तो अंड जनन है अंडाशय में शुक्राणु निर्माण की क्रिया अंड जनन कहलाता है। दूसरा है यह केवल एक ही निर्मित होता है। ठीक है, नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन है आपके, डीएनए एवं आरएनए के बीच अंतर स्पष्ट करें। तो आरएनए देखेंगे, यह एक कुंडली होता है। दूसरा है यह कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। तीसरा है इसमें साइटोसिन, डेरारिन, ग्यूनिन तथा यूरासिल नामक नाइट्रोजनी क्षार पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका डीएनए। ठीक है ना, तो डीएनए है यह द्विकुंडली होता है
यह गुणसूत्र में पाया जाता है। इसमें साइटोसिन, ड्यूरानिन, थाइमिन तथा यूरानिन नामक नाइट्रोजनी क्षार पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 23 नंबर क्वेश्चन है आपका, CmRNA तथा tRNA के बीच अंतर करें। तो mRNA है, ठीक है ना, यह शुक्राणु में पाया जाता है, यह प्रोटीन का संश्लेषण करता है। उसके बाद है tRNA है, यह अमीनो अम्ल में पाया जाता है, यह यह अनुवांशिकी कूट को पढ़ने का काम करता है। नेक्स्ट है 24 नंबर, न्यूक्लियोसाइड तथा न्यूक्लियोटाइड के बीच अंतर करें। ठीक है ना, तो न्यूक्लियोसाइड क्या है देखिएगा आप, यह नाइट्रोजनी युक्त क्षार तथा शर्करा के संयोग से बनता है। दूसरा है इसका स्वभाव क्षारीय होता है। उसके बाद है न्यूक्लियोटाइड, यह नाइट्रोजनी युक्त क्षार शर्करा तथा फास्फेट के संयोग से बनता है, इसका स्वभाव अम्लीय होता है। नेक्स्ट है 25 नंबर क्वेश्चन, अलैंगिक जनन तथा लैंगिक जनन के बीच अंतर करें। तो अलैंगिक जनन देखिएगा, यहाँ पे अलैंगिक जनन है, इसमें केवल एक ही प्राणी प्रजनन में भाग लेता है। दूसरा है इसमें युग्मकों का निर्माण नहीं होता है। तीसरा है इसमें युग्मक संलयन नहीं होता है। चौथा है इसमें प्रजनन समसूत्री नहीं होता है। उसके बाद है इसका लैंगिक जनन। लैंगिक जनन है, इसमें दो प्राणी प्रजनन में भाग लेता है, इसमें युग्मक शुक्राणु तथा अंडाणु दोनों में ही बनता है, इसमें युग्मक संलयन होता है, और चौथा है इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। नेक्स्ट है यूक्रोमैटिन तथा हेट्रोक्रोमैटिन के बीच अंतर करें। तो हेट्रोक्रोमैटिन है, यहाँ पे देखेंगे इसमें बार बॉडी बनता है, इसका साइज 250 एंगस्ट्रम होता है। और तीसरा है यह कम सक्रिय होता है। उसके बाद है यूकोमैटिन। ठीक है, तो यूकोमैटिन है, इसमें बार बॉडी नहीं बनता है, इसका साइज 30 से 80 एंगस्ट्रम होता है और यह ज़्यादा सक्रिय होता है। 27 नंबर क्वेश्चन है आपका, जीन चिकित्सा तथा आणविक निदान के अंतर स्पष्ट करें। तो जीन चिकित्सा है, जीन चिकित्सा द्वारा जीन दोषों का सुधार किया जाता है। इसमें जीव के आनुवंशिकी दोष के पहचान हेतु जीन में कायिक कोशिका में प्रवेश कराया जाता है। उसके बाद है आणविक निदान, इसमें रोग के प्रारंभिक पहचान के लिए रिकॉम्बिनेट डीएनए टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। दूसरा है इसमें रोग का प्रारंभिक पहचान की जाती है। ठीक है, उसके बाद है वृषण तथा अंडाशय के बीच अंतर स्पष्ट करें। वृषण देखिएगा, यह शुक्राणुओं की उत्पत्ति तथा नरलिंग हार्मोन टेस्टोस्टेरोन को स्रावित करता है। और अंडाशय है, अंडाशय यह अंडों की उत्पत्ति तथा यह मादा लिंग हार्मोन एस्ट्रोजन को स्रावित करता है। उसके बाद है 29 नंबर क्वेश्चन, रामापिडिकस तथा ट्रायोपियक्स के अंतर स्पष्ट करें। तो रामापिथिकस रामापिकियस मनुष्य के समान दिखाई देता है, ट्रायोपथिक्स साइटोपिथिकस वन मनुष्य एप के संदेशीय। उसके बाद है नेक्स्ट, इसमें आपका 30 नंबर प्रश्न है, पूर्ण प्रभावित तथा आंशिक प्रभावित के बीच अंतर स्पष्ट करें। तो पूर्ण प्रभाविता, संकरण के बाद प्रथम पीढ़ी में विपरीत गुणों के जोड़ों में दिखाई पड़ने वाले लक्षण पूर्ण प्रभावी कहलाता है। उसके बाद है आंशिक प्रभाविता, संकर के बाद प्रथम पीढ़ी में विपरीत गुणों के मौजूद रहते हुए नई दिखाई पड़ने वाले लक्षण आंशिक प्रभाविता कहलाता है। उसके बाद है 31 नंबर प्रश्न आपके, संक्षेप में ट्रांसक्रिप्शन का वर्णन करें। जेनेटिक सूचना को डीएनए के स्ट्रैंड से आरएनए में कॉपी करने को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। उसके बाद है आपका संक्षेप में ट्रांसलेशन का वर्णन करें। एमिनो अम्ल मोनोमर से
पॉलीपेप्टाइड के निर्माण को ट्रांसलेशन कहते हैं आरएनए प्रोटीन। ठीक है, नेक्स्ट है वंध्यता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। ठीक है, माने वंध्यता किसी व्यक्ति की वह अवस्था जो इसे प्राकृतिक रूप से जनन करने से रोकता है वंध्यता कहलाता है। नेक्स्ट है आपका 34 नंबर प्रश्न, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर का चयन क्यों किया। ठीक है, तो इसका उत्तर देखिए आप लोग। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे को चुना क्योंकि यह वार्षिक होता है, इसमें कई विपरीत लक्षण पाया जाता है तथा इसका देखभाल करना आसान है। नेक्स्ट है आपका 35 नंबर प्रश्न, कूट फल के बारे में उदाहरण सहित लिखे। वह फल जिसका विकास अंडाशय से न होकर पुष्प के अन्य भागों से होता है कूट फल कहलाता है, जैसे सेब, नाशपाती इत्यादि। उसके बाद है 36 नंबर प्रश्न, रक्त का कार्य बताएं। यह शरीर का तापमान बनाए रखता है। रक्त में पाया जाने वाला WBC शरीर को रोगों के संरक्षण से बचाता है। तीसरा है रक्त में पाया जाने वाला RBC रक्त में O2 तथा CO2 का स्थानांतरण करने का कार्य करता है। नेक्स्ट है आपका 37 नंबर प्रश्न, प्रत्यक्ष सहलगनता एवं परोक्ष सहलगनता पर टिप्पणी लिखे। प्रत्यक्ष सहलगनता, जो जीन 50 या उससे कम मैप यूनिट्स की दूरी पर पाए जाते हैं उसे प्रत्यक्ष सहलगनता कहते हैं। उसके बाद है परोक्ष सहलगनता, वे जीन जो 50 से अधिक मैप यूनिट्स की दूरी पर पाए जाते हैं उसे परोक्ष सहलगनता कहते हैं। उसके बाद है RNA के प्रकार को लिखे। ठीक है, तो देखिएगा RNA, mRNA यह DNA के कोड को ग्रहण कर उसे एमिनो अम्ल के रूप में डिकोड करता है। tRNA इसे बिले RNA भी कहते हैं, यह राइबो न्यूक्लियोटाइड का बना होता है, यह सबसे छोटा RNA अणु है। उसके बाद है TRINA यह सबसे स्थिर RNA है जो राइबोसोम से लगा रहता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके 39 नंबर, बहुविकल्पता के बारे में सोदाहरण लिखे। किसी लक्षण की वंशगति का नियंत्रक जब 2 से अधिक जीन या अलील द्वारा होता है तो स्थिर बहुविकल्पता कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके हैं, कैंसर के 2 लक्षण को लिखें। पहला है शरीर के भार में कमी, दूसरा है शरीर के किसी भाग की अत्यधिक वृद्धि होना। उसके बाद है नेक्स्ट 41 नंबर प्रश्न, ट्रांसजेनिक जंतुओं से क्या लाभ है, क्या लाभ है। उत्तर है इसका, ट्रांसजेनिक शुगर से हमारे शरीर के लिए इस स्पेयर पार्ट्स प्राप्त होता है। उसके बाद है ट्रांसजेनिक जंतु से ह्यूमन सेल लाइन प्राप्त कर आनुवांशिकी रोग जैसे हीमोफीलिया आदि का उपचार संभव है। नेक्स्ट है आपके 42 नंबर, हीमोफीलिया को रक्तस्राव रोग क्यों कहते हैं। आगे भी बता चुके हैं, यहाँ भी समझ लीजिए। देखिए, हीमोफीलिया को रक्तस्राव रोग कहा जाता है क्योंकि इससे ग्रसित व्यक्ति में केवल एक ही दोषी जीन होता है। इन लोगों में साधारण करने पर भी रक्त बहने लगता है, रक्त निकलने पर उनकी मृत्यु हो जाती है, इसीलिए हीमोफीलिया को रक्तस्राव रोग कहते हैं। नेक्स्ट 43 नंबर क्वेश्चन, जीवाणु जनित किन्हीं 4 प्रतिजैविक का नाम लिखें। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे 4 प्रतिजैविक, सिफेलोस्पोरिन, पॉलीपोरिन, थायरोक्सिन, उसके बाद है सब्टिलिन जीवाणु। ठीक है, नेक्स्ट 44 नंबर प्रश्न है, किसी पार यौन संचारित रोग का नाम तथा उसके कारण रोगाणुओं का नाम लिखें। ठीक है, पहला है एड्स, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। उसके बाद है हार्पिस सिम्प्लेक्स वायरस। नेक्स्ट है आपका 3 नंबर, सिफिलिस ट्रेपोनेमा पैलेडियम बैक्टीरिया। उसके बाद है गोनोरिया सिसेरिया गोनोरी बैक्टीरिया। उसके बाद है 45 नंबर क्वेश्चन आपके, DNA प्रकृति के लिए आवश्यक किन्हीं 2 एंजाइम का नाम लिखें तथा प्रत्येक का एक कार्य लिखें। देखिए 2 एंजाइम, देखिए पॉलीएमरेस, उसके बाद है लाइगेज। ठीक है, इसके कार्य देखिए आप,
पहला है डीएनए पॉलीएमरेज एंजाइम का उपयोग कर आकृति बना लेता है। उसके बाद है दूसरा लाइगेज एंजाइम का उपयोग प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन को संवाहक के साथ जोड़ने का काम करता है। नेक्स्ट है आपका 46 नंबर, रासायनिक विकास से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर है रासायनिक विकास के अनुसार पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति परमाणुओं को जोड़कर अणु बनने रासायनिक अभिक्रिया द्वारा अणुओं से कार्बनिक यौगिक का निर्माण होता है। फिर बड़े कार्बनिक अणु और उनके संघनन से प्रथम जीवन संरचना की उत्पत्ति होती है। उसके बाद है नेक्स्ट 47 नंबर क्वेश्चन, रोग का प्रसार कैसे होता है? देखिएगा, संक्रमित रोगी से सीधे संपर्क द्वारा, रोगाणु वाहक जैसे मच्छर मक्खी आदि द्वारा, संक्रमित पेय एवं खाद्य पदार्थों के ग्रहण द्वारा। नेक्स्ट है 48 नंबर क्वेश्चन, रेबीज बीमारी के कारण लक्षण तथा नियंत्रण के बारे में लिखें। आंसर इसका कारण देखिए, कारण है इसका कुत्ता बिल्ली के काटने से होता है। लक्षण है हाइड्रोफोबिया निगलने में कठिनाई। नियंत्रण है इसका रेबीज जंतुओं का रेबीज विषाणु के विरुद्ध टीकाकरण। उसके बाद है आपका 49 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखे। ठीक है ना, तो देखिएगा, पहला है सत्य फल क्या है? जिस फल के निर्माण में फल के फूल के अंडाशय ही भाग लेता है उसे सत्य फल कहते हैं, जैसे आम अंगूर। उसके बाद है दूसरा, अनिषेचन जनित फल क्या है? कुछ पौधों में निषेचन के बिना ही फल का निर्माण होता है, तो ऐसे फल अनिषेचन जनित फल कहलाता है, जैसे केला। तीसरा है, जब एक बीज के अंदर एक से अधिक भ्रूण होता है तो इस अवस्था में बहुभ्रूणता कहते हैं। उसके बाद है बहुभ्रूणता, जैसे नींबू। ठीक है ना। नेक्स्ट है इसमें लास्ट क्वेश्चन आपका है, जन्मजात रोग की परिभाषा दें। उत्तर है इसका, वैसे रोग जो जन्म से ही हो जन्मजात रोग कहलाता है, जैसे अंधापन, बहरापन। तो दोस्तों ये रहे आपके टोटल 50 क्वेश्चन सब्जेक्टिव जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और निश्चित ही आपको 6 तारीख को होने वाले एग्जाम में सफलता मिलेगी। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में नए जोश और जुनून के साथ।